बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस कैटालिस्ट क्या करते हैं? स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बाय लॉरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस पढ़ा कैटालिस्ट के बारे में, कैटालिस्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट को हमने देखा। आज हम देखेंगे थ्योरीज, कैटलिस्ट से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं। टू थ्योरीज हैं, फर्स्ट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एंड सेकंड इज एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, जैसे कि इन दोनों थ्योरीज का नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट में कोई ना कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है एंड सेकंड में सम एडसॉर्प्शन लाइक फिनोमेना प्रोसीड। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन थ्योरीज को। उससे पहले हम ब्रीफ इंट्रो देखते हैं कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर द रिएक्टेंट्स आर टू बी एक्टिवेटेड। केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो है रिएक्टेंट्स हैं वो एक्टिवेटेड हों ताकि वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। अगर हम रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, द रिएक्टेंट्स आर एक्टिवेटेड एट रिड्यूस टेम्परेचर, तो एट लेस टेम्परेचर भी रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन हो जाती है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बाय यूजिंग कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड। देखते हैं कैटलिस्ट वर्क कैसे करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? एड्सॉर्ब द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स को एड्सॉर्ब, रिएक्टेंट सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, एक्टिवेट्स देम, एक्टिवेशन करते हैं रिएक्टेंट्स की। एक्टिवेशन कैसे करते हैं? बाय वीकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड वीकनिंग करते हैं एंड अलाउ देम टू रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ताकि वो प्रोडक्ट्स बना सके। ठीक है, हमने देखा कि जब हमने कैटलिस्ट को यूज किया एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मोर मॉलिक्यूल टेक पार्ट्स, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी वजह से रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि कैटलिस्ट को यूज़ करने से एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लोअर्ड, रिएक्शन रेट विल बी इंक्रीज। The action of catalysis in chemical reaction is explained mainly by two important theories. इससे related two theories हैं। First is intermediate compound formation theory, जिसमें कोई एक intermediate compound बनता है, and second is adsorption theory. Intermediate compound formation theory जो है applicable है homogeneous catalyzed reactions के लिए, जबकि adsorption theory is applicable for हेट्रोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन। हमने टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस देखी थी, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सो ये हमारा मेन डिफरेंस हो गया दोनों थ्योरीज में कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एप्लीकेबल है होमोजेनियस कैटालाइज्ड रिएक्शंस के लिए और एडसॉर्प्शन थ्योरी एप्लीकेबल है हेट्रोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए। अब हम इन डिटेल दोनों थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a catalyst must chemically combine with, catalyst combine करता है with one or more reactant, एक या एक से ज़्यादा reactants होते हैं तो उनके साथ catalyst combine करता है and form an intermediate product. That intermediate is the unstable. फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट किसी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इंटरमीडिएट विल बी अनस्टेबल, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। आफ्टर दैट इट डिकम्पोज और कंबाइन, या तो वो डिकम्पोज हो जाता है, इंटरमीडिएट जो बना या तो वो डिकम्पोज हो जाता है, या अगर किसी और रिएक्टेंट की अवेलेबिलिटी है तो उस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और फिर डिकम्पोज हो जाएगा ताकि वो टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाए एंड द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में देखा था कि कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो जाता, ये इन द एंड रीजनरेट होता है। हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं A इज अ रिएक्टेंट व्हेन कंबाइंड विद कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट विल फॉर्म एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट विल फॉर्म, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो कि फर्दर दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है और कैटलिस्ट हमें एट द एंड वापस से मिल जाता है जो कि हमने यूज किया था। कंसीडर द रिएक्शन, हम देखते हैं A प्लस B टू रिएक्टेंट्स हैं
2 रिएक्टेंट्स हैं जो कि कंबाइन होके ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। C इज द कैटलिस्ट। C क्या है? कैटलिस्ट है। हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बन गया। अगर हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो क्या होता है? ए क्या था? रिएक्टेंट था। C क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट। सबसे पहले क्या हुआ? रिएक्टेंट रिएक्ट करता है कैटलिस्ट के साथ और ए सी अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना देता है। स्टेप में क्या हुआ हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट बना था ए सी इंटरमीडिएट बना था, ये रिएक्ट करता है फर्दर सेकंड रिएक्टेंट के साथ एंड ए प्लस बी प्रोडक्ट बन जाता है और सी हमारा वापस से कैटलिस्ट मिल जाता है। इस स्टेप में क्या हुआ? इस स्टेप में हुई डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरमीडिएट। सो हमने देखा कि जब हम विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट थी, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड थी हमें। जब हमने कैटलिस्ट को यूज किया, 2 स्टेप्स विल परफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें। So by using catalyst, activation energy is lowered. Activation energy for reaction 2 and 3 are lowered compared to 1. Reaction 2 जो क्या थी? फॉर्मेशन हो रही थी इंटरमीडिएट की एंड रिएक्शन 3 इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरमीडिएट। इन दो स्टेप्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लोड रिक्वायर्ड होती है। एक्टिवेशन एनर्जी लोड रिक्वायर्ड होगी, दैट विल एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट एक्सेलरेट इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन रेट। हम एग्जाम्पल देखते हैं द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कैटलिस्ट जो है NO, इसमें NO एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ये कंबाइन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है अनस्टेबल है। अब इस अनस्टेबल कंपाउंड ने स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, सो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है ये रिएक्टेंट के साथ, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा और कैटलिस्ट एट द एंड हमें वापस से मिल जाएगा। अगर हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 की डिकम्पोजिशन देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। अगर हम MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं देन व्हाट विल हैपन? KClO3 डिकम्पोज हो जाता है 2KCl एंड O2 और ऑक्सीजन में। जब हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट, दैट इज आवर रिएक्टेंट एंड दैट इज आवर कैटलिस्ट। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट कंबाइन हुए और ये बना रहे हैं 6MnO3, दैट इज इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फर्दर इसकी अब कोई और रिएक्टेंट तो अवेलेबल नहीं है, सो इस इंटरमीडिएट की डिकम्पोजिशन हो जाती है। 6MnO2 हमारा कैटलिस्ट हमें वापस से मिल गया एंड O2 इट इज आवर प्रोडक्ट। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं देन वी कैन से दैट 2KClO3 दिस विल goes to 2KCl and 3O2। ओवरऑल रिएक्शन सेम हमें उसी तरह का मिल गया। हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्यू टू रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2। H2 और O2 की का रिएक्शन जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है? कॉपर, सबसे पहले कॉपर रिएक्ट कर रहा है कैटलिस्ट के, कॉपर रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट के साथ, ये रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट है। देन आवर इंटरमीडिएट RC, हम इसे कह देते हैं कि RC इंटरमीडिएट बना और ये इंटरमीडिएट देन नेक्स्ट रिएक्ट कर देता है रिएक्टेंट के साथ एंड वाटर विल फॉर्म एंड आवर कैटलिस्ट रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दिस थ्योरी डिस्क्राइब द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट। ये थ्योरी क्या एलेबोरेट कर रही है? स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बता रही है कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजनिंग के कैटलिस्ट यूज करने से समटाइम्स कैटालिटिक पॉइजनिंग भी हो जाती है एंड सम एक्टिवेटर्स, कुछ कैटलिस्ट एज एक्टिवेटर्स और प्रोमोटर्स भी एक्ट करते हैं। ये थ्योरी इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती। सेकंड, दिस थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हमने कहा था कि ये थ्योरी जो है होमोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन में होती है, लेकिन ये थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटालाइज्ड रिएक्शंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। सेकंड थ्योरी इज एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है? In adsorption theory, Langmuir explained the action of a catalyst in heterogeneous catalyzed reaction. Heterogeneous catalyzed reaction based होते हैं adsorption पे। Reactant molecules are adsorbed. Reactant molecules catalyst के surface पे adsorb होते हैं. This process is also known as contact catalysis. According to this theory, the reactants are adsorbed on the catalyst. Reactant catalyst पे adsorb होते हैं and form the activated complex, और activated complex बनता है which finally decompose, जिस decomposition होती है and gives the product, और at the end product मिलता है और catalyst regenerate हो जाता है वापस से। Adsorption theory explains the mechanism of reaction between two gases catalyzed by heterogeneous catalysis. Adsorption theory heterogeneous catalysis के mechanism को explain करती है, या contact catalysis। इसमें क्या है? हमने कहा reactant adhere होते हैं, attach होते हैं surface of the catalyst, catalyst के surface पे attach होते हैं through adsorption के through, which enhance the rate of reaction और chemical reaction को enhance करते हैं। This theory was developed to explain the mechanism of heterogeneous catalysis. ये theory heterogeneous catalysis के mechanism को explain करती है। Heterogeneous catalysis that in which both reactants and catalyst are in the different phase. Usually जो catalyst है वो solid phase में है और जो reactant है वो gases या liquid phase में होता है। अब adsorption theory में कुछ important steps हैं। First is the एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एडजॉर्प्शन है। सपोज ये कैटलिस्ट की सरफेस है, इसके ऊपर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए एंड बी ये आके एडजॉर्ब हो जाते हैं, अटैच हुए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। दिस एडजॉर्प्शन कैन बी फिजिकल। ये एडजॉर्प्शन फिजिकल हो सकती है थ्रू वैन डर वाल फोर्सेस, और केमिकल एडजॉर्प्शन भी हो सकती है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अटैचमेंट के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। कैटलिस्ट की सरफेस थी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट एडजेसेंट टू वन अनदर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के एडजेसेंट थे ज्वाइन कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ए बी like this form. This activated complex is unstable, but ये कॉम्प्लेक्स जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। इट हैज़ अ फ्लीटी एग्जिस्टेंस, इसकी टेम्पोरेरी एग्जिस्टेंस हो जाती है, ये अनस्टेबल है। सो ये क्या करेगा? डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी, ताकि एक स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। थर्ड स्टेप इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिकम्पोजिशन होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है टू प्रोडक्ट सी एंड डी। कैटलिस्ट की सरफेस थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके सी एंड डी टू प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हो गया था। सेपरेटेड पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट होल्ड टू द कैटलिस्ट सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब ये जो थे प्रोडक्ट्स बने, ये अभी भी कैटलिस्ट की सरफेस के साथ अटैच हैं। फोर्थ स्टेप में क्या आता है? डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बने थे वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिटैच हो जाते हैं। The particles of the surface
डिजॉल्व्ड और रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस। जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स बने थे वो रिलीज हो जाते हैं सरफेस से। दे आर स्टेबल एंड हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये जो सी एंड डी, ये जो दो प्रोडक्ट्स बने थे, ये प्रोडक्ट जो बने थे, दीज आर द स्टेबल प्रोडक्ट। ये स्टेबल हैं और अब इनकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव सेंटर्स के बारे में। द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट स्मूथ। कैटलिस्ट की सरफेस स्मूथ नहीं होती। इट बियर स्टेप्स, क्रैक्स, कॉर्नर्स। स्मूथ सरफेस नहीं है, इसके ऊपर इरेगुलर सरफेस है। Hence the atoms on such locations of the surface are coordinately unsaturated, so they must have residual force of attraction. Such sites are called active centers. कैटलिस्ट की सरफेस स्मूथ नहीं होती, इरेगुलर से सरफेस होती है। इस इरेगुलर सरफेस की वजह से ही इनमें रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसके साथ अटैचमेंट की जगह होती है रिएक्टेंट्स की। द प्रेजेंस ऑफ सच एक्टिव सेंटर्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by absorbing and activating the reactants. इन एक्टिव सेंटर्स का बेनिफिट क्या होता है कि ये रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्प्शन और एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस में बेसिकली 2 थ्योरीज आती हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो नेक्स्ट डिकम्पोज होकर एक प्रोडक्ट बना देता है। सेकंड एड्जॉर्प्शन थ्योरी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट जो हैं एड्जॉर्ब होते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे, देन वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आफ्टर दैट वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है और प्रोडक्ट बनते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस से डिसॉल्व हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं।